इसके पहले की स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि आईपीसी और बीएनएस के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं आईपीसी में और बीएनएस में। हमने देखा कि किस हिसाब से इन्होंने इस बार सेक्शन का रीअरेंजमेंट किया है, किस हिसाब से इन्होंने क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज किया है, किस हिसाब से इन्होंने एक तरीके के क्राइम्स को एक जगह रखा है, जो मोस्ट ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं उनको एक जगह रखा है और जो लीस्ट ग्रीवियस ऑफेंसेस है उनको उनकी कैटेगरी में रखा है। हमने ये भी देखा कि इनकोएट ऑफेंसेस को आप देखते हैं, जो इनकोएट ऑफेंसेस होते हैं, इनकोएट ऑफेंसेस क्या होते हैं? वो ऑफेंसेस जो अपने आप में एक कंप्लीट ऑफेंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट। अबेटमेंट हो गया, अटेम्प्ट हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट ऑफेंस नहीं माने जाते हैं। तो पहले क्या था, पहले आईपीसी में ये अलग अलग जगह डिफाइंड थे। अगर हम बात करेंगे अबेटमेंट की, तो आप देख सकते हैं इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी दिया था और कई ऑफेंसेस के साथ साथ में भी ये चीज लिखी हुई थी कि अबेटमेंट कहाँ पर पनिशेबल है। जब हम बात करते हैं अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट की ना तो कहीं पर भी आईपीसी में डेफिनेशन दी हुई थी, ना ही ये बताया गया था कि अटेम्प्ट अपने आप में क्या एक कंप्लीट ऑफेंस है या नहीं है, पर उसकी कई जगह पर कई ऑफेंसेस के साथ में पनिशमेंट दी हुई थी। इसके साथ ही साथ अगर आप सेक्शन 511 आईपीसी का पढ़ते थे, तो वहां पर लिखा हुआ था कि अगर कोई ऑफेंस है जो कहीं पनिशेबल नहीं है और उसका अटेम्प्ट, सॉरी, अगर कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट या फिर जिसका अटेम्प्ट कहीं पर भी पनिशेबल नहीं है, तो उसको हम सेक्शन 511 में पनिशेबल बनाते हैं। अब इस बार फिर कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करेंगे, तो कॉन्स्पिरेसी अलग अलग जगह पर पनिशेबल है, लेकिन इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी दिया हुआ था। ठीक है, अब इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार इन्होंने इनकोएट ऑफेंसेस का एक अलग से चैप्टर ही दे दिया है आपके आईपीसी में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज की गई, जहां पर इनकोएट या फिर इनकम्प्लीट ऑफेंसेस की पनिशमेंट का अलग से एक प्रोविजन या अलग से एक चैप्टर बनाया गया है। ये आपसे प्री में भी सवाल पूछा जा सकता है या आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो इनकोएट ऑफेंसेस होते हैं वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी से आप क्या समझते हैं। अब क्योंकि हम फर्दर क्लास में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम की, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सवाल, वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से आप क्या समझते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो स्टेजेस ऑफ क्राइम को एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की जगह बता देते हैं। आपको याद रखना होगा कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला है आपका ह्यूमन बीइंग, दूसरा है आपका मेंस रिया, तीसरा है आपका एक्टस रियस और चौथा है आपका इंजरी। आपने एक मैगजिम पढ़ी होगी, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया। या अगर कोई एक काम बिना किसी गिल्टी इंटेंशन के किया गया है, तो वो कोई ऐसा एक्ट है ही नहीं, ठीक है, या फिर वो मेरा एक्ट है ही नहीं। तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर मैंने बिना किसी गिल्टी इंटेंशन के कोई एक्ट किया है, तो वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा। ये आपकी जो मैगजिम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजिम है, ये आपको याद रखनी होगी। इससे आपका प्री का भी सवाल बनेगा। और जो भी मैगजिम्स होती हैं, अगर आप कभी भी उनको आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, तो उनका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके लिए अलग से यूजफुल होती हैं। वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं मेंस आंसर राइटिंग में। साथ ही साथ अगर आप किसी मैगजिम को कभी भी किसी इंटरव्यू वगैरह में कोट करते हैं और अगर आप उसका ढंग से मतलब समझते हैं,
तो वो भी आपका एक अलग इम्पैक्ट डालता है कि आपका जूरिस्टिक अप्रोच क्या है किसी भी लॉ से रिलेटेड। आपको ये मैगजीन याद रखनी होगी, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है आईपीसी से रिलेटेड, और इससे काफी सवाल बनेंगे आपके। तो अब हमने जब पता कर लिया है कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के, तो अलग अलग तरीके से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या क्या आएगा। 4 एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया या फिर गिल्टी इंटेंशन। तीसरा है आपका एक्टस रियस, मतलब कोई एक एक्ट उसके परसुएंस में किया गया हो। और लास्ट में आपका इंजरी, कि आपने जो एक्ट किया है उसके थ्रू क्या इंजरी हो रही है। जनरली आपका मेंस रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर्म करता है, इससे प्री में भी बहुत सवाल बनते हैं और मेंस और इंटरव्यू में तो बनते ही बनते हैं। हम आ जाते हैं अब ह्यूमन बीइंग पे। जब हम ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करते हैं तो जनरली आईपीसी में उन्हीं को ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता है जिनको आप पनिश कर सको। अगर पहले ये होता था एंशिएंट टाइम्स में कि अगर कोई आकर के गाय तो नहीं, अगर कोई शेर आकर के किसी को खा ले रहा है तो हम कोशिश करते थे कि हम शेर को मार दें। सांप ने किसी को काट लिया, हम कोशिश करते थे लाओ सांप को मार देते हैं। अभी के टाइम की अगर हम आईपीसी की या फिर बीएनएस की बात करेंगे तो बीएनएस में ह्यूमन बीइंग्स की कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है जिनको हम पनिश कर सकते हो। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की तो यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन में हो कि वो किसी एक्ट को एक पर्टिकुलर वे में पूरा करे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन आपको आईपीसी के सेक्शन 11 में दी हुई थी। अभी जो आप पढ़ रहे हो भारतीय न्याय संहिता, इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 26 में दी हुई है। ये आपका प्री का सवाल बनता था कि ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन कहां पर आप पढ़ते हो। जब आप बात करें ह्यूमन बीइंग की तो फिर आईपीसी में सेक्शन नंबर 11 आपका पर्सन को डिफाइन करता है। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी, कॉर्पोरेशन, कोई भी, मतलब कोई भी अगर लीगल एंटिटी है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो जूरिस्टिक पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो जूरिस्टिक पर्सन हो, दोनों ही आपके ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आएंगे। जब हम बात कर रहे हैं पर्सन की, तो अगर कोई एक लीगल एंटिटी है जिसका कोई एक लीगल स्टेटस है तो उसको हम पनिशेबल मान सकते हैं आईपीसी या बीएनएस के अंतर्गत। ठीक है, पर्सन में आपका कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, उन सभी को हम पर्सन की कैटेगरी में गिनते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स कहां पर आप पढ़ते हो? सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी। फिर उसके बाद आप कोट करोगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पर्सन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, पर्सन कौन हुआ? जिसके अगेंस्ट आप कोई एक लीगल एक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पर आज के टाइम की अगर आप बात करो तो अगर किसी का बार बार कुत्ता जाकर के किसी को काट रहा है तो हम जनरली उसके ओनर के अगेंस्ट क्या करते हैं, कोई एक केस लेकर के आते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके अगेंस्ट हम कोई सूट फाइल कर सकते हो या फिर हम जिसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मेंस रिया। मेंस रिया का क्या मतलब होता है? किसी का गिल्टी इंटेंशन। पहले ये माना जाता था कि जब तक आपका किसी चीज में कोई एक गिल्टी इंटेंशन नहीं है तब तक आपको हम गिल्टी नहीं मानेंगे किसी भी क्राइम से रिलेटेड। आप जब भी इंग्लिश लॉ की बात करोगे तो इंग्लिश कॉमन लॉ में ये चीज बोली जाती है कि मेंस रिया अपने आप में पनिशेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपका मेंस रिया नहीं है तो फिर हम आपको पनिश नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसके स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में जाओगे तो वहां पर स्टैट्यूटरी एक्ट्स में ये चीज बोली गई कि अगर मेंस रिया नहीं है तो भी आपको हम पनिशेबल मान सकते हैं या हम आपको तभी पनिश कर सकते हैं। आप बात करते हो मेंस रिया की, तो मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया आपका एक इंटेंशन है किसी भी क्राइम को करने के प्रति। ठीक है, जब हम बात करते हैं कॉमन लॉ की तो वहां पर मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। अगर आपका मेंस रिया किसी भी कार्य को करने में एब्सेंट है तो ऐसा माना जाएगा कि आप उस क्राइम को नहीं कर रहे थे।
फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी एक्ट की जब हम बात करेंगे तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप पढ़ते हो। एक हो गया आपका आर वर्सेस प्रिंस, एक हो गया आर वर्सेस टॉल्सन। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके इंग्लिश लॉ के जो मेंस रिया को हमेशा डिफाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। पहले हम बात करते हैं आर वर्सेस प्रिंस की। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्रिंस साहब थे, इनसे एक लड़की आती है, वो 16 साल की होती है और वो बताती है कि उसकी एज 18 साल से ऊपर की है और वो उनके साथ रहना चाहती है। ठीक है, अब ऐसे में प्रिंस साहब बहुत दयालु होते हैं, वो उस लड़की को अपने साथ रख लेते हैं। उस लड़की के पेरेंट्स प्रिंस साहब के अगेंस्ट केस लेकर के आते हैं कि इन्होंने इनकी लड़की को किडनैप कर लिया है। इसमें जो प्रिंस साहब होते हैं ये अपनी तरफ से कंटेंशन देते हैं कि भाई हमारा तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, हमारा तो मेंस रिया एब्सेंट था और इस लड़की ने तो अपनी एज ही हमको 18 साल बताई थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो ऐसे में कोर्ट कहती है कि आपका जो ये एक्ट है ये मैलम इन से है। इस एक्ट को करने के प्रति अब हम ये नहीं देखेंगे कि आपका कोई गिल्टी इंटेंशन था या आपका कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था। कई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर आपका गिल्टी इंटेंशन चाहे हो या फिर आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं हो, तब भी वो एक्ट अपने आप में पनिशेबल होते हैं। तो ये जो केस था इसमें ये बोला गया कि क्योंकि आर वर्सेस प्रिंस में प्रिंस जी का भले ही इंटेंशन एब्सेंट था पर इनका जो एक्ट था वो मैलम इनसे था, इसलिए प्रिंस जी को गिल्टी ठहराया जाता है किडनैपिंग के केस में। ठीक है, तो जब भी आप मैलम इन से की बात करोगे तो ये वैसे ऑफेंसेस होते हैं या वैसे एक्ट होते हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट भी पनिशेबल होते हैं और मोरालिटी के अगेंस्ट भी पनिशेबल होते हैं। तो मैलम इन से क्या होता है, एक्ट्स पनिशेबल अगेंस्ट लॉ एंड मोरालिटी। तो ये जो प्रिंस साहब का केस था ये आपका लॉ के अगेंस्ट भी था और मोरालिटी के भी अगेंस्ट था, इसलिए प्रिंस साहब को क्या किया गया, गिल्टी माना गया और उनको किडनैपिंग के अंतर्गत उनको लाइबल माना जाता है। दूसरा जो आप केस पढ़ते हो हमेशा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस रिया के पर्सपेक्टिव से, जब भी आप इंग्लिश लॉ को पढ़ते हो तो वो है आपका आर वर्सेस टॉल्सन का केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो मिसेस टॉल्सन के हस्बैंड होते हैं वो 6.5 साल से दिखाई नहीं पड़ रहे होते, वो इनको छोड़ के चले गए होते हैं। तो अब ऐसे में आप जानते ही हो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये सब आप एविडेंस एक्ट में पढ़ोगे ही। तो जब कोई व्यक्ति 7 साल तक नहीं आ रहा है तो जनरली ये माना जा सकता है कि हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो मिसेस टॉल्सन होती हैं ये जाती हैं और इनका एक फ्रेंड होता है जो इनसे कहता है कि हम अब शादी कर लेते हैं। जो मिसेस टॉल्सन होती हैं ये उसको क्लियरली सब कुछ बताती हैं कि मेरे पतिदेव पिछले 6.5 साल से एब्सेंट है, 7 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, 7 साल हो चुका होता है। और फिर उसके बाद ये क्या करती हैं, उससे शादी के लिए हामी भरती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड आ जाते हैं 7 साल के बाद और वो कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बाइगैमी की है, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तो ऐसे में वो मिसेस टॉल्सन के अगेंस्ट केस लेकर के चले आते हैं कि मिसेस टॉल्सन ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है और हम इनके अगेंस्ट एक केस फाइल करना चाहते हैं। अच्छा, इनका जो एक्ट होता है कोर्ट कहती है कि इनका एक्ट जो है मैलम इन प्रोहिबिटम है। यहाँ पर भी मैडम अपने मेंसरिया को एब्सेंट बताती हैं, मैडम बताती हैं कि इनका कोई मेंसरिया नहीं था इस एक्ट को करने में, और साथ ही साथ इन्होंने गुड फेथ में अपना जो दूसरा पति था उसको सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरे पतिदेव पिछले 7 साल से एब्सेंट हैं, वो आ नहीं रहे हैं, और फिर उसके बाद वो दूसरी शादी करती हैं। तो इसलिए कोर्ट ने कहा इन्होंने वेट भी किया है, दूसरी बात इन्होंने गुड फेथ में सारी चीजें सच सच बता दी थी। तो हम ये मान सकते हैं कि इनका जो एक्ट है वो मैलम प्रोहिबिटम की कैटेगरी में आता है, इसलिए
हम इनको गिल्टी नहीं मानेंगे। तो ये जो है, जो मिसेस टॉल्सन होती हैं, इनका एक्ट भले ही लॉ के अगेंस्ट पनिशेबल था, पर मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से पनिशेबल नहीं था। मैलम इन प्रोहिबिटम क्या होता है? एक्ट्स पनिशेबल अगेंस्ट लॉ बट नॉट अगेंस्ट मोरालिटी। अब क्योंकि इनका एक्ट जो है सिर्फ लॉ के अगेंस्ट पनिशेबल था, लेकिन मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से पनिशेबल नहीं था, इसलिए मैडम को छोड़ दिया जाता है। तो हमने जब मेंसरिया की बात करी है, तो हमने इंग्लिश लॉ के पर्सपेक्टिव में देखा है कि कॉमन लॉ में जब तक आपका मेंसरिया नहीं है, तब तक आपको पनिशेबल नहीं माना जाएगा आपके ऑफेंस को। वेयर एज जब भी हम स्टैट्यूटरी एक्ट्स की बात करेंगे, तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 केस लॉज हैं जो आपसे हमेशा प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो वो 2 केस लॉज है, आर वर्सेस प्रिंस का, आर वर्सेस टॉल्सन का। प्रिंस में क्या होता है? किडनैपिंग हो जाती है एक 16 साल की लड़की की। किडनैपिंग तो क्या ही होती है, वो खुद अपनी कंसेंट से आई होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 16 साल की लड़की का कोई कंसेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? मिस्टर प्रिंस को गिल्टी पाया जाता है। दूसरा केस आपका आता है मैडम टॉल्सन का, जहां पर इन्होंने बाइगेमी तो कमिट करी थी, इनके पतिदेव ऑलरेडी थे, फिर भी इन्होंने दूसरी शादी करी थी, पर इन्होंने दूसरी शादी क्या है 7 साल के बाद करी है, और इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, इन्होंने पूरे गुड फेथ में हर चीज सच सच बताई थी। तो इस केस में ऐसा माना गया कि ये गिल्टी नहीं है। 2 शब्द हमने और नए सीखे हैं अभी, एक हो गया आपका मैलम इन से, दूसरा हो गया मैलम प्रोहिबिटम। अगर आप इन दोनों शब्दों को मेंशन करते हैं तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके लिए काफी, आपका जो आंसर रहेगा वो काफी आपका आंसर थॉटफुल लगेगा, जो भी आपका आंसर चेक कर रहा होगा उसको। इसके बाद अब जब भी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से मेंसरिया की बात करेंगे, इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव में जब भी आप देखोगे, तो मेंसरिया जैसा टर्म हमारे आईपीसी में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब क्योंकि भाई मैकॉले साहब ने ड्राफ्ट की थी आईपीसी, इन्होंने खुद मेंसरिया जैसा शब्द कहीं पर भी आईपीसी में यूज किया नहीं। साथ ही साथ जो हमारा नया बीएनएस भी ड्राफ्ट किया गया है, इसमें मेंसरिया जैसा कोई भी टर्म यूज नहीं किया गया है। तो कई जो हमारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने आईपीसी के ऊपर या बीएनएस के ऊपर, आप तो बीएनएस के ऊपर किताब लिख रहे हैं, इन्होंने जहां जहां पर भी मेंसरिया जैसा टर्म यूज किया है, इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि मेंसरिया इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्राइम का। इन्होंने सीधे बोला कि क्योंकि जब मैकॉले साहब ने मेंसरिया को नहीं यूज किया है, तो हम कैसे माने मेंसरिया इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव में एलिमेंट है क्राइम का। लेकिन उसी की जगह पर कई ऐसे जूरिस्ट हैं, कई ऐसे लेखक हैं जो मेंसरिया को इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं, कि मेंसरिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी क्राइम का। और इंडियन लॉ में भी ऑल्दो मेंसरिया अपने आप में इस टर्म का यूज नहीं किया गया है, पर उसकी जगह पर कई ऐसे शब्द हैं जो यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डिसऑनेस्टली, आप डेफिनेशन क्लॉज में ये सारे शब्द पढ़ते हो, डिसऑनेस्टली, फ्रॉड्यूलेंटली, वॉलंटरीली, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, रीजन टू बिलीव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेंसरिया की जगह यूज किए गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेंसरिया की जगह ये सारे शब्द यूज किए गए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि मेंसरिया इंडियन लॉ की पर्सपेक्टिव में भी पनिशेबल है, और ये एलिमेंट है क्राइम का। जब हम इंडियन लॉ की बात करेंगे, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे डिसीजन दिए हैं जहां पर उन्होंने माना है कि मेंसरिया अपने आप में पनिशेबल है। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ केसेस की बात करेंगे, तो आपका एक केस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज में क्या होता है कि ये जो एमएच जॉर्ज साहब होते हैं, ये गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। इनको पता होता है कि इंडियन लॉ में क्या है कि आप इंडिया में स्मगलिंग तो
नहीं कर सकते, पर आप ट्रांजिट पीरियड में वो गोल्ड लेकर के आ सकते हो और उस दौरान आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि गोल्ड की स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं लॉज में और बोला जाता है कि आप ड्यूरिंग ट्रांजिट पीरियड भी गोल्ड, अगर आप किसी से भी आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए मिल रहे हो, तो आपको उस गोल्ड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अथॉरिटीज को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एम.एच. जॉर्ज साहब को पहले वाला तो लॉ पता था कि ट्रांजिट पीरियड में कोई भी ऐसी चीज डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कितना गोल्ड है, लेकिन इनको नया वाला लॉ शायद नहीं पता था, ये शायद ये होशियार बन रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये उसी ट्रांजिट पीरियड में वो गोल्ड लेकर के आते हैं। फिर क्या होता है कि उसी दौरान चेकिंग हो जाती है और ये गोल्ड के साथ पकड़ लिए जाते हैं। अब ऐसे में ये प्ली लेते हैं कि सर क्योंकि हमें इंडिया के लॉ का कोई आइडिया था नहीं और हमें नहीं पता था कि ये ऐसा कोई पनिशेबल ऑफेंस है, तो इसलिए हमको आप मेरे मेंसरिया को एब्सेंट मानो और प्लीज आप हमें गिल्टी प्लीड मत करो। लेकिन कोर्ट कहती है कि ऐसा माना जाता है कि एवरीबडी इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। हमेशा जब भी आप देखोगे तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि आप जिस भी जगह पर जा रहे हो आपको उसके लॉज की नॉलेज है। तो इस पॉइंट को ये बेली का बेसिकली ये चीज बेली ने बोली है। कि एवरीवन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, और इसी के अंतर्गत क्या होता है कि हम इनको गिल्टी प्लीड करते हैं और इनको सजा मिलती है। दूसरा जो केस हम पढ़ेंगे वो है नाथूलाल वर्सेस स्टेट का। इस केस में क्या होता है, नाथूलाल वर्सेस स्टेट के केस में क्या होता है, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से रिलेटेड केस है। ये होल ग्रेन के डीलर थे। ये क्या करते थे कि ये हमेशा अपना लाइसेंस मार्च में सबमिट कर देते थे, 3 महीने के बाद ये लाइसेंस अपने आप इनका रिन्यू हो जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि इनको तो आइडिया था नहीं कि इस बार इनका लाइसेंस रिन्यू होगा नहीं होगा। इन्होंने सोचा कि हर बार की तरह लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा, इन्होंने ग्रेन क्या किया, स्टोर करके रख लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो है लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है और फिर इनके अगेंस्ट केस फाइल होता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। और फिर ये सीधे प्ली लेते हैं कि सर मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा था कि मेरा लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या बोला जाता है कि हाँ, नाथूलाल जो है इस चीज में गिल्टी नहीं है, इनका एज सच कोई इंटेंशन नहीं था, इनका मेंसरिया इस चीज में एब्सेंट था, तो इसलिए हम इनको गिल्टी नहीं मानेंगे। इसके अलावा आपने अभयानंद मिश्रा वाला केस पढ़ा ही होगा। इस केस में क्या होता है कि अभयानंद मिश्रा जी जो है होते हैं, इनको एमए करने का बहुत शौक होता है। लेकिन क्या होता है कि ये एमए की फेक बीए की फेक मार्कशीट सबमिट करते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर के एमए में एडमिशन ले रहे होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी अपनी चेकिंग कराती है और ऐसे में अभयानंद मिश्रा जी जो है गिल्टी पाए जाते हैं। अब जब अभयानंद मिश्रा जी गिल्टी पाए जाते हैं तो वो सीधे बोलते हैं कि क्योंकि अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं किया है तो मैं गिल्टी नहीं हूं। लेकिन कोर्ट कहती है कि आपने अपना एक्ट कर दिया है तो आप अपने आप में ही गिल्टी पाए जाओगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं मेंसरिया की, तो मेंसरिया का कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आपका केस हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे में ऑब्ससेनिटी अपने आप में ही एक एक्सेप्शन है मेंसरिया का। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि क्या आप गिल्टी हो या नहीं हो। इसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस से हिकलिन टेस्ट को इंडिया में
वापस से ये हिकलिन जो टेस्ट है, ये हिकलिन केस से आया था, जिसमें ये बोला गया था कि क्या क्या ऑब्सीन माना जाएगा ऑब्सैनिटी के केस में। तो इस केस में ये बोला गया, इसमें क्या होता है, रंजीत उदेशी एक लेडी चैटरलीज लवर नाम की एक मैगजीन होती है जिसको बेच रहे होते हैं, और ये ऑब्सीन मैगजीन होती है, तो इनको गिरफ्तार किया जाता है कि आप ऐसी मैगजीन बेच करके आप कैसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे में रंजीत उदेशी जी ये प्ली लेते हैं कि भाई हमें कैसे पता होगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर मैगजीन है ये ऑब्सीन है या नहीं है। तो इनके प्ली को कोर्ट रिजेक्ट करती है और हिकलिन टेस्ट को यहाँ पर लागू करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कोई बुक ऑब्सीन है या कोई बुक ऑब्सीन नहीं है। पर अवीक सरकार का केस आता है, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2014 का केस है, जिसमें क्या होता है कि हिकलिन टेस्ट को रिमूव करके कम्युनिटी कंपैरेटिव स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन टेस्ट लागू किया जाता है, और इसमें 3 प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू ये डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या कोई बुक या क्या कोई ऐसी जो ये कंटेंट है ये ऑब्सीन या ऑब्सैनिटी की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब भी हम इसके आगे बीएनएस में चैप्टर्स पढ़ेंगे तब। इसके अलावा आपका बाइगेमी या फिर फूड एडल्टरेशन या फिर कोई ऑफेंस या फिर पेटी ऑफेंसेस जो सिर्फ फाइन से ही पनिशेबल हैं, वो सारे ऑफेंसेस आपके एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएंगे। तीसरा आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एक्टस रियस। एक्टस रियस या फिर एक्ट और ओमिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको सेक्शन नंबर 33 में देखने मिल जाता है आईपीसी में। ये आपका आज का होमवर्क है कि आप ये देख करके आओगे कि एक्ट और ओमिशन अब कहाँ डिफाइन किया गया है बीएनएस में। एक्ट और ओमिशन में क्या डिफरेंस होता है? एक्ट वो चीजें होती हैं जो कि आप लीगली बाउंड है करने के लिए। ओमिशन क्या होता है? आप जो चीज लीगली बाउंड थे करने के लिए जब आप वो चीजें नहीं करते हो तो वो ओमिशन की कैटेगरी में आपका आता है। लास्ट में आपका हम बात करेंगे इंजरी की। तो इंजरी भी आपका आईपीसी और बीएनएस दोनों में ही डिफाइंड है। सेक्शन 44 आपका आईपीसी का बात करता है कि इंजरी क्या होती है, और सेक्शन 2 क्लॉज 14 आपका बीएनएस का बात करता है कि इंजरी क्या होती है। जब हम बात करेंगे इंजरी की, तो इंजरी किसी भी तरीके का हार्म, चाहे आपकी बॉडी को किया जा रहा हो या अगले की बॉडी पे किसी भी तरीके का हार्म हो रहा हो, चाहे आपकी रेपुटेशन पे कोई बात आ रही है या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी है उसकी रेपुटेशन को कोई हार्म कर रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी पे कोई हार्म ऐसा हो रहा है, तो उसको हम इंजरी की कैटेगरी में रखेंगे। कई ऐसे क्राइम होते हैं जहां भले ही इंजरी नहीं हुई हो तभी वो पनिशेबल पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम जब भी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की बात करेंगे तो उसमें 4 चीजें आती हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। ये 4 चीजें हैं जो कि आपकी मानी जाती हैं पनिशेबल एज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। ये आपका मेंस का सवाल होता है और आपका इंटरव्यू का सवाल होता है। मेंसरिया अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाता है क्वेश्चंस का, तो प्लीज इसके ऊपर आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम की। आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप ये बताइए कि एक क्राइम की कितनी स्टेजेस होती हैं। एक क्राइम की जनरली 4 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है प्रेपरेशन, तीसरा होता है अटेम्प्ट और चौथा होता है कमीशन। शुरुआत की जो 2 स्टेजेस हैं ये जनरली नॉट पनिशेबल होती हैं। इंटेंशन या प्रेपरेशन, आपका सिर्फ एक इंटेंशन है कि आप कोई क्राइम करोगे, तो ये अपने आप में कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। दूसरी चीज प्रेपरेशन, अभी आप तैयारी ही कर रहे हो कि आप कोई ऑफेंस करने वाले हो, ये अपने आप में पनिशेबल नहीं है। पर जो ये तीसरी स्टेज है, आपने अब अटेम्प्ट तो कर ही दिया ना, भले ही अगले को वो चीज हार्म कर रही है नहीं कर रही है, आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपका अपने आप में ही काम कंप्लीट है, तो ये एक तरीके से ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया, ये पनिशेबल है। फिर कमीशन, ऑब्वियसली अगर आपका एक्ट कंप्लीट हो गया तो आपका क्राइम कंप्लीट हो गया है। तो जब भी हम बात करेंगे तो 4 स्टेजेस होती है किसी भी क्राइम की, इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन।
जिसमें से आगे की जो 2 स्टेजेस हैं ये जनरली पनिशेबल नहीं होती हैं। पर एक ऐसा ऑफेंस है डकैती। डकैती या फिर डकैती अपने आप में एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी चारों स्टेजेस अपने आप में ही पनिशेबल मानी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटेंशन की। इंटेंशन या मेंटल स्टेज, ये मेंटल स्टेज है जहां पर आप डिसाइड करते हो कि क्या आपको कोई एक एक्ट करना है या आपको कोई एक एक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो कई जगह आईपीसी में इंटेंशन को भी स्पेसिफिकली पनिशेबल माना गया है। इंटेंशन की जब आप बात करोगे तो इंटेंशन टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक पनिशेबल ऑफेंस है। ऐसे ही कई ऑफेंसेस हैं। इंटेंशन से आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगह पर इंटेंशन अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडक्ट होता है जहां पर आपको एक ड्राइव मिलती है कि क्या आप कोई एक ऑफेंस करना चाहते हो या फिर आप करना नहीं चाहते हो। सिर्फ आपका कोई क्राइम करने का इंटेंशन था, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया उसके बारे में, तो फिर वो कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है प्रेपरेशन की स्टेज। ये भी वो स्टेज होती है जहां से आप एक स्टेप पीछे आ सकते हो और आप सिर्फ प्रेपरेशन करके ही उस स्टेज को छोड़ सकते हो कि आप ये ऑफेंस नहीं करोगे। ठीक है, अपने आप में प्रेपरेशन अनलॉफुल नहीं होता है, लेकिन प्रेपरेशन कई जगह पर पनिशेबल है। कहां पर? अगर आप वेज वॉर कर रहे हो अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अगर आप कॉइन्स प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर काउंटरफीटिंग कर रहे हो गवर्नमेंट स्टैम्प्स की, या फिर आप मनी की काउंटरफीटिंग कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स की को बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको किसी फेक वेट और मेजरमेंट के साथ पकड़ा जाता है, या फिर आप डकैती के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, तो उस केस में आपकी प्रेपरेशन भी अपने आप में पनिशेबल मानी जाती है। तो प्रेपरेशन ऑल्दो खुद में तो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप प्रेपरेशन को भी पनिश करते हो। तो ये जो 2 स्टेजेस थी, यहाँ से आप वापस जा सकते हो, इसलिए जनरली तो ये पनिशेबल नहीं थी, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमने इनको पनिशेबल मान लिया है। जब हम बात करते हैं अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट भी आप देखोगे तो आईपीसी में या फिर बीएनएस में कई जगह पर आपका खुद ही इन्होंने अटेम्प्ट भी साथ में लिख दिया है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो इस ऑफेंस को करने का तो भी ये पनिशेबल माना जाएगा, या फिर अलग से सेक्शन दे दिया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ पे पनिशेबल है। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अब ये सब कहाँ पनिशेबल था, अब तो सुसाइड इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, बीएनएस में, लेकिन अटेम्प्ट को भी इन्होंने अलग से पनिशेबल माना है। फिर उसके बाद इन्होंने सेक्शन 511 दिया था आईपीसी में। ये आपका आज का होमवर्क है कि आप देखोगे कि बीएनएस में कहां पर दिया हुआ है अब कि जो ऑफेंस कहीं पर भी पनिशेबल नहीं है जिनका अटेम्प्ट, उनके अटेम्प्ट के लिए अब हम आपको कहां पनिशेबल मान रहे हैं। 511 को चेंज करके अब कहां पर रखा गया है। ठीक है, लास्ट में आपका आता है कमीशन। कमीशन फाइनल स्टेप होता है। ठीक है, जब हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन लास्ट स्टेप होता है कि आपने जा करके वो एक एक्ट किया और वो एक्ट कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो एक्ट कंप्लीट होता है और जो अक्यूज्ड है वो सक्सीड होता है अपने उस काम को करने में और उसको वही रिजल्ट मिल जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि क्राइम अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। तो अब ऐसे में उसको पनिशमेंट मिलती है। अगर वो अटेम्प्ट स्टेज से ही फेल हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उसको अटेम्प्ट के चार्जेस उसके ऊपर लग जाते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं, इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। ये चारों स्टेज अपने आप में ही पनिशेबल मानी जाती हैं और डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो चारों स्टेज में पनिशेबल है। ऊपर की 2 स्टेज से आप वापस आ सकते हो, इसलिए दोनों स्टेजेस जनरली पनिशेबल नहीं मानी जाती हैं, पर जो ऑफेंसेस जहां जहां पर भी पनिशेबल माने जाते हैं वहां वहां पर आपका इंटेंशन और प्रिपरेशन अलग से एज एन ऑफेंस आपको दे दिया गया है। अटेम्प्ट और कमीशन आपकी ऑलमोस्ट लास्ट की 2 स्टेजेस हैं जो कई जगह पर पनिशेबल होती हैं। इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
जो पूछा जाता है कि आपने किसी की जेब में हाथ डाला चोरी करने के इंटेंशन से और आपको पता चला कि उसकी जेब में कुछ नहीं है, ऐसे में आप उसको क्या अटेम्प्ट के लिए लायबल ठहराओगे या आप उसको अटेम्प्ट के लिए लायबल नहीं ठहराओगे। ये आपका प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जब जेब से कुछ नहीं निकला तो फिर ये अटेम्प्ट थोड़ी हुआ, लेकिन आप यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए लायबल ठहराए जाओगे और आपको उस चीज की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप इसी एग्जाम्पल को कई तरीके से मोल्ड कर सकते हो कि गोली चल गई, ऐसे में आप किस चीज के लिए लायबल ठहराया जाएगा, ये हम आपका बीएनएस में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब हमने आज कंप्लीट कर लिया है कि बेसिक डिफरेंस क्या है आपका बीएनएस और आईपीसी में, किस हिसाब से बीएनएस अलग है आईपीसी से। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी है कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या हैं। फिर उसके बाद अब हम इस क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बुनियाद बैच, जिसमें हम आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की जीएस और लॉ की प्रिपरेशन करवाएंगे। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आपकी डेमो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप उसके लिए रजिस्टर्ड कर लो और आप हमसे डेमो क्लासेस ले सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग चैनल्स में हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे यहाँ पर नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। आपको आज के टॉपिक में कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में वो चीज पूछ सकते हो। तो मैं अवंतिका शुक्ला साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।